नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। सच की पड़ताल में आज इजराइल हमास युद्ध की पड़ताल का क्या ये युद्ध जल्द ही रुक सकता है। इजराइल हमास युद्ध को कई महीने हो गए हैं। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद ये युद्ध शुरू हुआ, जिसके बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की। किसी तरह के स्थायी युद्ध विराम पर अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि बातचीत इस पे जारी है। गाजा में इजरायली हमले में अब तक 29,000 लोग मारे गए हैं, ऐसा गाजा में स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है। हमास ने इस हमले की शुरुआत की थी, जिसमें के 1200 इजरायली मारे गए। कतर और इजिप्ट की मदद से अब इसमें कई युद्ध विराम हुए, जिनमें कैदियों को छोड़ा गया, जिनमें बंधकों को रिहा किया गया, लेकिन युद्ध का कोई स्थायी हल अब तक नहीं निकला है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के आज के बयान से, जिसमें वो कह रहे हैं कि जल्द ही इसका हल निकल सकता है, उम्मीदें बढ़ गई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उम्मीद जताई है कि आने वाले सोमवार तक इजराइल हमास युद्ध में युद्ध विराम हो सकता है। एनबीसी नेटवर्क के कार्यक्रम लेट नाइट विद सेठ मेयर्स में बाइडेन ने कहा कि डील हो जाती है तो इजराइल रमजान के महीने में हमले रोकने को तैयार हो जाएगा। At least my national security advisor tells me that we're close. We're close. It's not done yet. And my hope is by next Monday we'll have a ceasefire. रमजान की शुरुआत 10 मार्च से हो रही है। हालांकि बीबीसी के मुताबिक हमास का कहना है कि उनकी प्राथमिकता कैदियों की अदला बदली नहीं, वो युद्ध का अंत चाहते हैं। हमास के अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि सीज फायर पर सहमति में अभी बात इतनी आगे नहीं बढ़ी है, जैसा अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं। गाजा में इतनी तबाही और मौतों के बाद हमास संपूर्ण युद्ध विराम के नीचे कुछ भी मानने को तैयार नहीं। इजराइल ने भी अभी इस युद्ध विराम की कोई पुष्टि नहीं की है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हमास अब भी फ्रांस के बनाए संधि ड्राफ्ट पर विचार कर रहा है, जिसमें 40 दिनों तक सभी मिलिट्री ऑपरेशन पर रोक के साथ फिलिस्तीनी और इजरायली बंधकों की रिहाई की बात है। इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों में 10 की रिहाई के बदले 1 इजरायली बंधक को रिहा किया जाएगा। इस बीच हमास और इजरायल में बातचीत जारी है, जो कि एक थर्ड पार्टी के जरिए हो रही है। ये बातचीत अभी किसी नतीजे पे नहीं पहुंची है। इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों पक्षों में बातचीत के बीच मध्यस्थता के परिणामों को लेकर उम्मीद बनी हुई है, लेकिन अब तक ऐसा कोई नतीजा नहीं निकला है जिसका ऐलान किया जाए। इजरायल और हमास के बीच ये युद्ध 7 अक्टूबर से चल रहा है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने दक्षिणी इजरायल पर हमला बोला, जिसमें 1200 इजरायली मारे गए और 253 लोगों को बंधक बनाया गया। जवाबी कार्रवाई में इजरायल ने जमीन से हमले किए और हवाई बमबारी भी जारी रखी। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजरायली हमले में अब तक गाजा में 29,878 लोग मारे गए हैं, जिसमें पिछले 24 घंटों में 96 मौतें हुई हैं और 70,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। कतर को उम्मीद है कि जल्दी ही सीज फायर हो जाएगी और शायद रमजान के पहले ये सीज फायर हो जाए गजा और हमास के युद्ध में। लेकिन इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि जो गजा के में बंदी बनाए गए हैं, इजराइल के 40 बंदी, उसे शायद छोड़ा जाएगा। अल जजीरा के मुताबिक 400 फिलिस्तीनी कैदी जो इजराइल के वहाँ हैं, उन्हें भी छोड़ा जाएगा। साथ साथ बीते हफ्ते यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका ने एक सीज फायर के प्रस्ताव को वीटो किया, जिसके लिए अमेरिका की काफ़ी आलोचना हुई। हालांकि अमेरिका इजराइल का मुख्य एलाई, मुख्य सहयोगी है। इसमें परमानेंट सीज फायर की बात थी, लेकिन अमेरिका ने एक दूसरा प्रस्ताव रखा है, जिसमें एक अस्थायी सीज फायर की बात की गई है और साथ साथ इजराइल को ये चेतावनी भी दी गई है कि वो रफा में बमबारी ना करे। इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का भी दबाव है कि वो रफा में बमबारी बंद करे, जहां लगभग 1.5 मिलियन फिलिस्तीनियों ने शरण ले रखी है। लेकिन नेतन्याहू युद्ध विराम की डील के बावजूद हमास के गढ़ रफा को भी निशाना बनाने पर अड़े हैं। ऐसे में सवाल कई हैं। क्या स्थायी युद्ध विराम स्थायी रह पाएगा? क्या गाजा का
कोई हल निकल पाएगा? और क्या टू नेशन थ्योरी की गुंजाइश बाकी है? तो इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान। सामरिक विशेषज्ञ ब्रह्म जिलानी हैं और पूर्व राजदूत मीरा शंकर हमारे साथ हैं। मीरा शंकर जी, जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान है वो कितना महत्वपूर्ण है? वो कह रहे हैं इस वीकेंड अगले सोमवार तक सीज फायर की पूरी उम्मीद है। इसके क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि अमेरिका पूरा जोर लगा रहा है कि एक युद्ध विराम हो। अब एक तो अमेरिका में जो गाजा में तबाही की इमेजेस आ रहे हैं, उससे राजनीतिक तौर से बाइडेन को काफी नुकसान हो रहा है। क्योंकि अभी मिशिगन जैसे में मिशिगन की बात हो रही है, तो मिशिगन में 300,000 मुस्लिम्स हैं, अरब अमेरिकन्स हैं, और उनकी सहायता नहीं मिलेगी बाइडेन को। दूसरा, जो युवा हैं अमेरिका में, कोई भी धर्म के, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी भी धर्म के हो, वो इस युद्ध के खिलाफ हैं। और उनका भी उनकी भी सहायता खतरे में पड़ सकती है। तो बाइडेन और उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है पूरा दबाव डाल रहा है कि किसी तरीके से एक युद्ध विराम हो जाए। अभी तक ना तो इजराइल मान रहा था और ना हमास, क्योंकि इजराइल कह रहा था कि एक अस्थाई युद्ध विराम हो सकता है और जो बंदी हैं हमारे, उनका पहले पूरा एक्सचेंज होना चाहिए। और तो अब जी जी, अब हमास ये कह भी रहा खबर आई था है मीरा शंकर जी, ऐसा कहा गया है कि कुछ नई जानकारियां हैं जिसके मुताबिक इजराइल भी कुछ हाई प्रोफाइल पैलेस्टीनियंस को जो कि जेल में हैं, इजरायली जेलों में आतंक के चार्ज पे, उन्हें रिहा करने को शायद तैयार है और इसके बदले में वहां से कुछ इजरायली हॉस्टेजेस भी छोड़े जाएंगे। तो बातचीत आगे बढ़ी है, लेकिन ना इजराइल की तरफ से कोई कंफर्मेशन है ब्रह्मचलानी और ना हमास की तरफ से, बल्कि कुछ सूत्रों के मुताबिक बीबीसी में भी खबरें हैं, रॉयटर्स के मुताबिक भी हमास के सूत्र ये कह रहे हैं कि अभी बातचीत जारी है पर कोई इस तरह का समझौता इतना हुआ नहीं है या हम डील के इतने नजदीक नहीं है जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं। कतर ने भी उम्मीद जताई है, पर आप कैसे रीड कर रहे हैं सिचुएशन को? क्या एक परमानेंट सीज फायर के कितने करीब है ये युद्ध? हमास और इसराइल के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो काफी फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं। इसराइल प्रपोज कर रहा है कि 6 हफ्ते का सीज फायर हो रमजान के पहले, मगर हमास कह रहा है कि उसको परमानेंट सीज फायर चाहिए। और दूसरी तरफ जो अमेरिका का इंटरनेशनल आइसोलेशन है इस समय, जिस तरह से अमेरिका इसराइल के युद्ध को सपोर्ट कर रहा है मिलिट्रली, उसके जो पॉलिटिकल कॉस्ट एंड डोमेस्टिकली, जो एम्बेसडर मीरा शंकर कह रही थी उनके बारे में, वो सारी चीज़ें बाइडेन पर प्रेशर डाल रही हैं। तो वो हमेशा हर हफ्ते सीज फायर की बात कर रहे हैं बाइडेन, मगर सीज फायर तो आया नहीं अभी काफ़ी समय से। और इस समय इसराइल रफा शहर पर एक मिलिट्री असॉल्ट करने वाला है। एक इवैक्यूएशन प्लान इसराइल ने अनाउंस किया है। और जैसे आपने शुरू में कहा था कि रफा शहर में करीब 1.5 मिलियन पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज इस समय हैं, और उस पर अटैक करना इस समय एक बहुत ही बाइडेन के लिए एक बहुत ही पॉलिटिकल नाइटमेयर होगा, क्योंकि उसका जो वोटर बेस है अमेरिका में, वो उसमें इरोशन जो चल रहा है इस समय, जो बाइडेन की अपनी अप्रूवल रेटिंग्स इतनी गिर गई हैं कि उनका री इलेक्शन होना इस समय लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये युद्ध अभी ऑलमोस्ट 5 मंथ ओल्ड युद्ध चल रहा है, अगर ये युद्ध चलता रहेगा तो बाइडेन का जो वोटर बेस है अमेरिका में, वो घटता रहेगा। और बाइडेन का जो पॉलिटिकल री इलेक्शन प्रोस्पेक्ट्स हैं वो एक तरह से इवेपोरेट हो जाएंगी। तो बाइडेन के लिए इस बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोई तरह का सीज फायर निकले और लागू हो।
तो बाइडेन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है पॉलिटिकली, अपनी उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए, कि ये युद्ध जो है वो रुके। एम्बेसडर मीरा शंकर, फिर क्या उम्मीद की जा सकती है कि ये सीज फायर एक स्थायी सीज फायर होगा, जैसा हमास की मांग है कि इतने नुकसान और मौतों के बाद वो एक पूर्ण सीज फायर, एक परमानेंट एंड टू दिस वॉर के अलावा कुछ नहीं मानेंगे, या लग रहा है कि कुछ हफ्तों का रमज़ान बराबर ये सीज फायर हो और उसके बाद में कोई स्थायी सोल्यूशन दिख रहा है क्या? अभी तो ऐसा है कि बात एक 40 दिन के युद्ध विराम की हो रही है और उसके लिए भी खाली उम्मीद जताई जा रही है और कोई ठोस निर्णय अभी तक नहीं निकला है। ये बातचीत हुई है पहले यूएस, इजिप्ट, कतार और इजराइल के बीच में, पेरिस में। फिर कतार में बातचीत हुई है, उसमें हमास का भी राजनीतिक रिप्रेजेंटेटिव जो कतार में रहता है वो भी शायद शामिल थे। पर अभी हमास की जो लीडरशिप है वो इसको देख रही है, इस पे विचार कर रही है। जी जी कोई जी। ठोस निर्णय नहीं निकला है अभी, और स्थायी तौर से तो मेरे ख्याल से अभी कोई बातचीत ही नहीं हुई तो है। 40 दिन की लेकिन फिलहाल ये बात है, बट हमास की ब्रह्मचलानी इस मांग बीच रही में, है। जी जी जी, ब्रह्मचलानी इस बीच में पैलेस्टीन अथॉरिटी के प्रधानमंत्री का इस्तीफा और महमूद अब्बास पे ये दबाव अमेरिका की तरफ से कि वो उसका रिफॉर्म करें, ताकि जब युद्ध अंत होता है, उम्मीद है, तो फिर यहाँ पे एक अलग सिस्टम इन प्लेस हो गाजा में। कई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक तरफ जो पैलेस्टीन अथॉरिटी की जो क्रेडिबिलिटी है वो काफी कमजोर हो गई है। दूसरी तरफ जिस तरह का डिस्ट्रक्शन हो रहा है गाजा में, और जिस तरह से ना केवल अमेरिका, काफी सारे दूसरे वेस्टर्न अलाइज इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। और कुछ समय पहले वो यही सेम कंट्रीज कह रहे थे कि जो रूस ने किया यूक्रेन में एक मॉरल इश्यू है। अब क्या है कि जो उनका जो मॉरल क्लेम था वो एकदम खत्म हो गया है, क्योंकि जिस तरह से वो इस तरह का जो डेथ एंड डिस्ट्रक्शन सपोर्ट कर रहे हैं गाजा में, तो वेस्टर्न क्रेडिबिलिटी भी एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू बन गया है। और दूसरी तरफ इजराइल जो भी कर रहा है इजराइल इस समय, वो शॉर्ट टर्म गेन के लिए कर रहा है, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी इंटरेस्ट है इजराइल के, इससे बढ़ेंगे नहीं, कमजोर हो जाएंगे बल्कि। तो इजराइल के सिक्योरिटी के लिए भी जो कुछ हो रहा है ये ठीक बात नहीं है। मगर जो पॉलिटिकल रिकॉन्फिगरेशन हो रहा है मिडिल ईस्ट में, वो एक दूसरा डेवलपमेंट है जिसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस ना तो वेस्ट के लिए ठीक रहेगा, ना इजराइल के लिए बेनिफिशियल रहेगा। जी, तो इस बीच में बस ये उम्मीद हो सकती है, और उम्मीद बढ़ी भी है, कि 40 दिन का ये सीज फायर कम से कम हो। धन्यवाद आपका ब्रह्मचलानी और मीरा शंकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा आपने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से ये बयान जो ये दिखाता है कि अमेरिका बहुत गंभीर है कि जल्द से जल्द यहाँ पर सीज फायर हो, और ये बाइडेन की राजनीति के लिए भी अच्छा नहीं है कि ये युद्ध जारी रहे, उनके लिए भी ये बहुत नुकसान कर रहा है। लेकिन इस बीच में इजराइल की तरफ से रफा पे बमबारी जो है उसके लिए नेतन्याहू अभी भी रुकने को तैयार नहीं है। तो उम्मीद हम कर सकते हैं कि यहाँ पर ये युद्ध विराम जो है वो जल्द हो पाए। एक ब्रेक ले रहे हैं इस समय, ब्रेक के बाद लौटते हैं सच की पड़ताल में। स्वीडन ने नेटो की सदस्यता हासिल करने की आखिरी रुकावट पार कर ली है। हंगरी की संसद ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दरअसल 2022 में यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद स्वीडन ने नेटो की सदस्यता मांगी। इसके लिए नेटो के हर सदस्य की स्वीकृति चाहिए, लेकिन हंगरी इसमें देर कर रहा था। उसका आरोप था कि स्वीडन का रुख शत्रुतापूर्ण है, लेकिन बीते हफ्ते हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने कहा कि दोनों देश एक दूसरे के लिए मरने को तैयार हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री उलॉफ क्रिस्टन ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया है। तो स्वीडन को अब नेटो की सदस्यता हासिल करने में जो रुकावट थी वो पूरी हो गई है। A svéd-magyar hadipari együttműködés és Svédország NATO csatlakozása erősíti Magyarország biztonságát
Így kérem képviselőtársaimat, a mai napon szavazzák meg a Svédország NATO csatlakozásáról szóló országgyűlési határozatot. तो सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।